हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी के देखेंगे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो इसमें 80 प्रश्न होंगे और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो इससे पहले आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोग सपोर्ट करिए। हम वीडियो आपको डेली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल डिवाइस के प्रॉब्लम की वजह से, तो जल्दी ही हम आपको वीडियो डेली प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यह बताना है। यकृत, अमाशय, लार ग्रंथि, थायराइड। तो इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यह आपको बताना है। इसमें से जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग इसमें टॉप 80 प्रश्न देखेंगे और हम लोग फटाफट इसको रिवीजन करेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एसएससी, सीजीएल और सीपीयू, एसएसएल, जो CHSL है उसके लिए भी, और जो IBPS का एग्जाम होता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अन्य जो एग्जाम है उसके लिए भी है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग के से किस हार्मोन का स्राव होता है यह आपको बताना है। यह जो स्राव होता है यह रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वह किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यह ऐच्छिक गतियाँ जो होती है ये सेरिब्रम के द्वारा होती है। सेरिब्रम के द्वारा होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, हाइपोथैलेमस में, थायराइड में, पिट्यूटरी में। तो यह शरीर का जो तापक्रम है यह हाइपोथैलेमस में क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का उसका अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो वह कूटपाथ के द्वारा होता है, कोशिका मुंह के द्वारा होता है, सिलिया के द्वारा होता है, गुदा द्वार के द्वारा होता है। तो इसमें से किसके द्वारा होता है यह आपको बताना है। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा जो सही होगा फर्स्ट सही होगा, कूटपाद के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यह आपको बताना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, टाइलिन। तो यह इसमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह, इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह टाइलिन सही होगा। ठीक ना, टाइलिन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया किसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? वह है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन, इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है? तो वह कौन सा प्रक्रिया है यह आपको बताना है। तो वह ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, सभी कथन सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह जो ऊर्जा के लिए यह कोशिका जो उपयोग करती है वह ग्लूकोज का करती है। किसका? ग्लूकोज का करती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आपको बताना है। तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण द्वारा, किण्वन द्वारा, दहन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन जो सही होगा हमारा विसरण। ठीक ना, विसरण द्वारा पहुंचता है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है?
तो इसमें से आपको बताना है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। संश्लेषण होती है, दहन होता है, परिवर्तन होता है, विघटन होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा विघटन। क्या होगा? विघटन के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो मुख्य रूप कौन सा है आपको बताना है। ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, सुक्रोज। तो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? सुक्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है? सुक्रोज कहलाता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 80/120, 120/80, 90/120, 120/90। तो इसमें जो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? आप लोग इसको बताइए। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? पियामीटर होती है, एरेक्नोवाइड होती है, न्यूरामीट होती है, मीटर होती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वह ड्यूरामीटर होती है। क्या होती है? ड्यूरामीटर होती है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ड्यूरामीटर होती है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है आपको बताना है ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली जो होती है या नियंत्रित करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है आपको बताना है। सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स होता है। तो मनुष्य में बुद्धि का चतुराई का केंद्र क्या होता है? यह होता है हमारा सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? रॉबर्ट अरस्तू, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोस्टर। तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा सी ऑप्शन से होगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल, डार्विन, एसिरियंस, बेबीलोनियन। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। यह ऑप्शन जो इसमें हमारा सही होगा यह मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था यह आपको बताना है। लेमार्क, ट्रेविरेनस, वान माल और पुरकिंजे, अरस्तु। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा लैंडमार्क तथा ट्रेविनेस ने किया था, ट्रेविरेनस ने किया था। ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? लैंडमार्क, एसिरियंस, अरस्तु, ट्रेविरेनस। तो इसमें कौन जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से? तो यह कौन है? तो यह अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक। कौन है? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेट्स, पुरकिंजे, डार्विन, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है। यह थियोफ्रेट्स हैं। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से हुई है आपको बताना है। फ्रेंच, लैटिन, क्रीट और पुर्तगाली।
तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको बताना है। यह हुई है ग्रीक भाषा से। किससे हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यह आपको बताना है। कवक का, शैवाल का, विषाणु का, ये सभी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें से आपको बताना है। तो किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्गीक, अनुवांशिकी, कार्यिकी, पारिस्थितिकी। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, यह झाड़ियों के अध्ययन से। किससे, झाड़ियों के अध्ययन से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको बताना है। एगेस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसमें से आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, परागकण का, बीज का, पत्ती का, फल का। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्पर्मोलॉजी में किसका किया जाता है, बीज का अध्ययन किया जाता है। बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको बताना है। घासों का, फसलों का, फलों का, तेल बीज का। तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह किसका किया जाता है, घास जो है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है एग्रेस्ट्रोलॉजी में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग बताइए। भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं, नामकरण, वर्गीकी, पहचान, नामकरण। यह नामकरण दोनों एक ही हो गया, ठीक। तो इसमें से आप लोग बताइए, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह होगा हमारा वर्गीकी। क्या होगा, वर्गीकी होता है। पौधों को जो नाम दिया जाता है विज्ञान, उसे वर्गीकी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद के पेड़ होते हैं उससे जो मोटी तने लटकती हैं उसे क्या कहते हैं, वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, स्तंभ मूल। क्या कहते हैं उसे, स्तंभ मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ जो है उसमें कौन सा हमेशा रहता है, पत्ती रहता है, जड़ रहता है, कलिका रहती है, टहनियाँ रहती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा रहता है, आप लोग इसको बताइए। तो देखिए इसमें जो जड़ है वो हमेशा रहती है। क्या रहती है, हमेशा जड़ रहती है।
और पत्ती समय समय पर झड़ जाती है। कलिका जो होती है वह मोटी डाल फूल हो जाता है, या तो डाल होते हैं। टहनियाँ जो होती हैं वो भी डाल हो जाती हैं, ठीक ना। तो यह हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आलू खाने योग्य भाग होता है। आलू खाने योग्य भाग होता है पत्ती, फल, तना, कलिका। तो आलू खाने योग्य क्या होता है आलू का, तो वह क्या होता है, आलू एक प्रकार का क्या होता है, तना होता है। क्या होता है, तना होता है। ये आप लोग इसको याद रखिए, तना होता है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, तना होता है। चलिए आगे चलते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जो नागफनी है उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। कैसे, शलकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, धनकंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बताइए आप लोग, इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक तना है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है। गाजर है, मूली है, आलू है, ये सभी। तो आप लोग इसको बताइए। तो इसमें से अभी हम बताएं, आलू क्या होता है, हमारा तना होता है। क्या होता है, आलू हमारा तना है। आप लोग इसको याद रखिएगा। मूली और जड़ क्या, मूली और गाजर क्या होता है, जड़ होती है। तो इसमें सी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिससे कहा जाता है। देखिए आलू के बारे में पूछ रहा है, यह भूमिगत रूपांतरित तना होता है, इसे क्या कहा जाता है। धनकंद कहता है, शकरकंद कहा जाता है, शलकंद कहते हैं, कंद कहते हैं। तो आलू को आप लोग रूपांतरित तना है, उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग इसको बताइए। तो उससे कहा जाता है कंद। किसे कहा जाता है, कंद। आलू को कंद कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के जो होता है वह उसका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। फल होता है, प्रकंद होता है, कंद होता है, शलकंद होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो आपको बताना है। तो वह होता है, क्या होता है, प्रकंद होता है। ऑप्शन हमारा बी से वो प्रकंद होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अदरक क्या है। राइजोम, बल्ब, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो अदरक क्या है आपको बताना है। इसमें से आपको बताना है। तो अदरक क्या होता है, यह राइजोम होता है। क्या होता है, राइजोम होता है। इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। प्याज किसका परिवर्तन रूप है। प्याज किसका परिवर्तन रूप है आपको बताना है। प्याज किसका परिवर्तन रूप है, जड़ का, पुष्प का, तना का, फल का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। प्याज जो है परिवर्तन रूप है, यह किसका, तना का परिवर्तन रूप है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कभी फूल नहीं बनते हैं उस वे पौधे क्या कहलाते हैं। तो वे पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। लॉरेंस द्वारा, रेफलिसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है आप लोग बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह रेफलेशिया द्वारा होता है। रेफलेशिया द्वारा होता है। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो आपको बताना है, कमल है, बुल्फिया है, गुलाब है, रेफ्लेक्सिया है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है यह आपको बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वह होता है बुल्फिया होता है। क्या होता है, बुल्फिया होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है। आगे चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। तना होता है, जड़ होता है, पुष्प होता है, पत्ती होती है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है
आपको बताना है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? साइक्स, जिंको, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यह आपको बताना है। तो यह जिंको जो है यह एक जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन जो है वह किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइकस से, इफेड्रा से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह इफेड्रा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से प्राप्त होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है आपको बताना है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो ऑक्सीजन क्या है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ऑक्सीजन क्या होता है? यह एक जो है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक ना। यह क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। यह आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है, सभी आते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है कौन सा? सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी, स्वपोषी, परजीवी, पराशरी। तो आपको बताना है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसमें यह मृतजीवी के अंतर्गत आता है। इस मृतजीवी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना पाई जाती है? 78%, 1.3%, 4%, 0.03%। इसमें से आपको बताना है। तो देखिए 78% जो है यह नाइट्रोजन पाया जाता है, और CO2 जितना पाया जाता है यह 0.03% यह पाया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, नाक है, ट्रेकिया है, क्लोम है। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है आपको बताना है। डायरिया है, टीबी है, निमोनिया, बी और सी दोनों है। तो बी और सी कौन सी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह डी ऑप्शन से होगा। बी, टीबी और निमोनिया जो है यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन। तो इसमें से कोई नहीं, आपको बताना है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। जिसकी रक्त क्या होती है, मतलब बीपी क्या होता है, बढ़ जाती है, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है। तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है आपको बताना है। तो मछलियों में क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ होता है
या अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकाले जाते हैं। क्या? वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकाले जाते हैं। ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताइए। हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा और जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है, क्या कहलाता है? इसमें से आपको बताना है। यह कहलाता है पत्ती। क्या कहलाता है? पत्ती जो है यह प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी, सभी। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो रहते हैं रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं पौधों में, यह गैस को आदान प्रदान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, फेफड़ा का आकार होता है, कैसा होता है? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, अंडाकार होता है। तो फेफड़ों का आकार कैसा होता है? आप लोग बताइए। तो इसमें से आपको बताना है। तो फेफड़ा का जो आकार होता है वह शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन होता है किस प्रकार की प्रक्रिया होता है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। इसमें से आपको बताना है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह अपचयन सही होगा। क्या होगा? अपचयन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसमें? इसमें जो हमारा सही होगा इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह इंसुलिन के कारण होता है। ग्लूकोज जो होता है रक्त में नियंत्रित होता है, इंसुलिन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह मनुष्य के ह्यूमिलीन के लिए शब्द यह किया जाता है। मनुष्य के ह्यूमिलीन के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग में रेनिन किसके लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक के लिए, एंजाइम के लिए, एल्कोलाइड के लिए, संदमक के लिए। तो आपको बताना है उद्योग में रेनिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है। तो यह एंजाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है? तो यह एंजाइम के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पादन जीवाणु होते हैं उसका उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? इसमें से बताना है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमर, इंसुलिन, मिलेटोनिन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह ह्यूमन इंसुलिन के लिए यह किया जाता है, उपयोग आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है। आपको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता। तो इसमें से कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? फफूंद से होता है, एक्टिनोमाइसीटी से होता है, साइनोबैक्टीरिया से होता है। ए एवं बी दोनों से होता है। तो एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे होता है? तो ये होता है, ए फफूंद से होता है और एंटीमायोसिटी से भी होता है, एंटीनोमाइसीटी से होता है। यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, क्वेश्चन हमारा सॉरी ऑप्शन डी हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? तो इसमें से कौन सा है एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है? आप लोग इसको बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह ऑप्शन सी सही होगा। एस्पायर जीलस नराइगर जो होता है, इसको एक सूक्ष्म जीव होता है, इसको साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कौन सी ऐसी औषधि है जो कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तरक्की के द्वारा किया जाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? आप लोग इसको बताइए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इंटरफेरोन जो होता है, यह कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की औषधि भी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? आपको बताना है। विटामिन सी का, कार्बोलिमीन का, शर्करा का, प्रोटीन्स का। तो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कार्बोलेमीन के द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विनेगर सिरका जो होता है का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। तो आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह विनेगर जो सिरका होता है, यह एसीटोगेस्टर एसिड के लिए किया जाता है। इसका जो एल्कोहल होता है से किसके द्वारा होता है? तो यह एसीटोगेस्टर एसिड के द्वारा होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो किसका उपयोग एल्कोहल औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, एजाटोबैक्टर, पेनिसिलिन, सैक्रोमाइसेस। तो कौन सा है आपको बताना है। यह जो प्रयोग किया जाता है एल्कोहल औषधि उत्पादन में, यह सैक्रोमाइसेस है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा है। बायोगैस में पाई जाती है, आपको बताना है। तो बायोगैस में क्या पाई जाती है? बायोगैस में आपको बताना है। तो बायोगैस में क्या पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन तथा हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन। यह आपको बताना है इसमें से क्या पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मीथेन और हाइड्रोजन पाया जाता है। यह ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो बायोगैस होती है इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त किससे होती है? जैव स्रोतों से, कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से। जैव ऊर्जा कैसे उत्पाद होती है, प्राप्त होती है, आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह जैव स्रोतों से होती है। किससे होती है? जैव स्रोतों से यह प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अननवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अननवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, आपको बताना है। एल्कोहल, ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस, ईंधन, लकड़ी। तो अननवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। यह अननवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक, स्रोत का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है
मक्का, बीटा वल्गेरिस, यूफोर्बिया लेथाइस, सोलेनस ट्यूबारोसम, यह ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो आप लोग बताइए, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बना बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की जाती है? सिफारिश की है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की गई है, यह आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन से होगा? यह ऑप्शन से होगा हमारा आइकोर्निया क्रेसीपीज है, इसका सिफारिश की गई है खरपतवार के सिफारिश के रूप में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? इसमें से आपको बताना है आइकॉर्निया, पार्थिनियम, ग्लाइसिन, अरेकिस। इसमें से बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइकॉर्निया जो है ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, आपको बताना है। तो बायोगैस में क्या होता है? CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसमें जो ऑप्शन सही होगा यही ऑप्शन सही होगा, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है बायोगैस में मुख्य रूप से। चलिए आगे चलते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? जो घरेलू गैस होती है उस सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है? अल्कोहल होती है, डीजल तेल होती है, तरल पेट्रोलियम गैस होती है, कोल गैस होती है। तो वह सिलेंडर किससे भरा होता है? इसमें से आपको बताना है। तो यह होता है किससे भरा? तरल पेट्रोलियम गैस होती है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? पेट्रोलियम कुल से संबंधित है, किस कुल से संबंधित है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग इसको बताइए। तो मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह U4BAC जो है इससे संबंधित है, ठीक है, पेट्रोलियम की कुल। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है आपको बताना है। MS स्वामीनाथन, M केल्विन, H केब्स, N बोरलॉग। तो पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है M केल्विन को दिया जाता है, M केल्विन को दिया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज के लिए 80 प्रश्न थे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।